दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज नत्थू कॉलोनी शाहदरा दिल्ली में, जहां पर भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपना सालाना यहाँ पर उत्सव मना रही है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ये उत्सव हर साल मनाया जाता है। तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा इस सोसाइटी को हो चुके हैं। 350 से भी ज़्यादा मेंबर इसमें हैं, जिनको गिफ्ट भी मिलते हैं हर साल, और ब्याज पे कुछ आर्थिक रूप से उनको सहयोग भी किया जाता है। मैं जानना चाहूँगा सर, आपसे जानना चाहूँगा तेजपाल सिंह जी कि किस तरीके से आपकी ये जो संस्था है वो काम कर रही है। ये संस्था जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है जी। और इसमें हम जैसे मतलब 12% हम इंटरेस्ट लेते हैं लोगों से सालाना, एक लाख का जी। और उनको जो है हम 9% का इंटरेस्ट देते हैं। मतलब एक महीने का नहीं, साल का करते हैं आप? हाँ, साल में हिसाब करते हैं जी, पूरी साल में। और जो इसके बाद जो 3% का डिफरेंस है उसमें कार्यकारिणी का या जो हमारा खर्चा होता है उसका रजिस्टर वगैरह का वो खर्चा, और बाकी जो बचता है उसको हम लोगों को गिफ्ट दे करके या इस तरीके से उसका उपयोग करते हैं जी। ये हर साल कार्यक्रम होता है? ये हर साल कार्यक्रम होता है जी। इसे 22 साल होगी सर सोसाइटी को चलते हुए। हाँ जी। अभी आपके यहाँ पर भी देखने को मिला कि कई लोगों के यहाँ पर सोसाइटी में लोग कम पहुँचते हैं, पर आज तो इतनी भीड़ थी कि दोबारा चेयर भी मंगानी पड़ी। और क्या क्या इंतज़ाम होता है आज के लिए? देखिए, ये सब हमारी सोसाइटी की मेहरबानी है, हम लोगों की मेहरबानी है कि हम सोसाइटी को बगैर भेदभाव के चलाते हैं, और समय पर एक साल बाद जो गिफ्ट के रूप में कुछ को देते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जैसे महिलाएं वगैरह आती हैं तो घर पे काम ना करना पड़े, इसलिए खाने का भी इंतजाम करते हैं कि एक तो समय पर लोन दिया जाता है जी। और लोन जो है किस्तों में वापस होता है जी। इसके बावजूद भी हमारे जो पर्ची काटने वाले कैशियर महोदय हैं, जो जब भी चाहे टाइम में उपलब्ध होते हैं। वाइदे कोई इमरजेंसी में नहीं आ पाता और इनको याद करता है समय पे, तो ये फौरन आकर के पर्ची काटते हैं। और हमारी सोसाइटी में किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इस कारण से सोसाइटी ठीक चल रही है, और सोसाइटी में आने की लोग और हिम्मत कर रहे हैं और आ रहे हैं। बिल्कुल। मेरे साथ रणधीर मौर्य जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सर आपकी सोसाइटी जो है वो तकरीबन 22 साल उसको हो गए हैं, और अब खुशखबरी एक ये भी आया है कि वो सोसाइटी जो बैंक में आप तब्दील कर रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस है, आपने क्या किया है उसका? सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जो भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड कराई गई है, ताकि इसमें आगे बैंक का अकाउंट खुला है। बैंक अकाउंट खुलने से क्या हो कि आगे से सारा काम जो हम कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वो बैंक के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि एक नंबर का हो गया सारा। तो अब अगर लोन लेना है तो वो भी अपने बैंक से लेना पड़ेगा, या हम चेक देंगे तो वहाँ से मिलेगा। आप जो जमा करेंगे, अगर ज़्यादा जमा करोगे तो हम उसको चेक लेते हैं, अगर कम जमा करते हैं तो फिर उसको कैश आ जाता है। तो इसका यही कि अब जो डायरेक्शन चलता है वो दिल्ली गवर्नमेंट का चलते हैं, तो उसके हिसाब से ही सोसाइटी आगे जो कार्य कर रही है वो करेगी और कर रही है। इसमें आपके साथ जुड़ने के लिए क्या क्या शर्तों की ज़रूरत पड़ेगी? क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? क्या एरिया होना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, किसी भी रूप का आदमी जो है वो आपकी सोसाइटी से जुड़ सकता है? साथियों, सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और बैंक का खाता हो, और वो 18 साल से ज़्यादा का हो। साथ ही उसकी इनकम होनी चाहिए। अगर उसकी इनकम नहीं है तो फिर वो मेंबर नहीं बन पाएगा। ये उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, और इन योग्यता के बिना वो मेंबर नहीं बन पाएगा सोसाइटी के अंदर। जी बिल्कुल, मेंबर नहीं बन पाएगा। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस सोसाइटी में कितने सालों से लोग आ रहे हैं और उनके क्या व्यूज़ है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, कितने सालों से सोसाइटी को जानते हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूँ। दूसरा, जैसा कि किसी भी समाज की जो प्रगति है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड होती है, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। आर्थिक मसले को लेके मैं रणधीर मौर्य जी को इधर लाना चाहूँगा इस बात के लिए कि किसी भी समाज में जैसे राजनीतिक का है और आर्थिक है। आर्थिक मसला जो दलित सोसाइटी का है, जो किसी के बैंक में भी जाती है तो उसको सालों लग जाता है एक छोटी सी रकम पाने के लिए, उसको भीम आर्थिक सोसाइटी रणधीर मौर्य जी के द्वारा पिछले कई सालों से हमारी दिक्कतों को सॉल्व किया जा रहा है। और आज उसका वार्षिक कार्यक्रम था, जिसमें पहली बार मैंने ऐसा देखा कि जहां कुर्सियां दोबारा मंगानी पड़ जाएं और उसके बाद भी लोग खड़े रहे
और इतना उत्साह रहा कि पूरे कार्यक्रम को आपने कवर किया है। तो मेरी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को, भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी को। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से इस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं आप? मैं पहली बार ही आया हूँ इस प्रोग्राम में, क्योंकि मेरे मित्र ने बताया था भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, तो मैं आज पहली बार इस समारोह में हिस्सा लिया। तो मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन आज इनके माध्यम से मालूम पड़ा। बहुत अच्छा लगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि समाज में हर इस तरह के जगह जगह सोसाइटियाँ खुलनी चाहिए जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर, कितने साल से जुड़े हुए हैं और क्या लाभ मिल रहा है आप लोगों को? मैं भीम आर्थिक सोसाइटी से जब से 2002 से 7 स्टार्ट हुई तब जुड़ा हूँ, और भीम आर्थिक सोसाइटी चलाने के मिस्टर रणदीप सिंह मौर्य ने बहुत संघर्ष किया, मेहनत की, और बहुत ये सोसाइटी सभी अपने सामाजिक स्तर पर सभी का हेल्प करती है। और रणदीप सिंह मौर्य जी 24 घंटे 24 आवर हर इस समाज के लिए तत्पर रहते हैं, और ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, किसी परेशानी नहीं है, लोन लेने में किसी परेशानी, मेंबर बनने में परेशानी नहीं है, और बहुत ठीक है, सब सपोर्टिव हैं सर। बिल्कुल सपोर्टिव हैं, बहुत सारे व्यूज़ अच्छे हैं, और भी हैं कानूनी सलाहकार भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, सोसाइटी में कई सालों से मेंबर हैं आप, तो कैसा फील हो रहा है आपको, और कैसी सोसाइटी है ये? बहुत बढ़िया सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, और सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है, बहुत अच्छा है। ईमानदारी से है, और बिल्कुल बाबा साहब ने तो ईमानदारी सिखाई है और सबको सिखाया। मैं एक चीज़ और बता दूं कि इन्होंने एक कैलेंडर, यहाँ पर एक कैलेंडर भी इन्होंने एक प्रिंट करवाया है, जो कैलेंडर जो है 2025 का है, और ये कैलेंडर सभी लोगों के लिए है, सिर्फ मेंबर ही नहीं। अगर आप भी लोग इस कैलेंडर को अगर लेना चाहते हैं तो भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप ये गिफ्ट बतौर ये कैलेंडर आप ले सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, नत्थु कॉलोनी से। और उपस्थिति सभी मंच पर बैठे पदाधिकारी और सभी सदस्यों को जय भीम, नमो बुद्धाय। वंदना में भीम और बुद्ध की सुबह और शाम करता हूँ, वंदना में बुद्ध और भीम की सुबह और शाम करता हूँ। मैं अपना पूरा ये जीवन मिशन के नाम करता हूँ। बाबा साहब के सपनों का बुद्ध में देश है अपना, बाबा साहब के बुद्ध में सपनों का देश है अपना। मैं भीमराव का बेटा, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। जय भीम। हमारे बीच में योगराज जी आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे आए। योगराज सिंह आज हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि रहेंगे। जय भीम। सभी सदस्य, हम उनका स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। दमबंधु सोसाइटी को रजिस्टर कराने में बड़ा समय लगा और समस्या भी बहुत आई, लेकिन फिर भी आप लोगों की मेहनत और हमारा विश्वास, सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, और करीब 1 साल लग गया इसके अंदर। कारण क्या था? कारण ये था कि जब हमने सोसाइटी रजिस्टर के लिए हमने आवेदन करा दिल्ली गवर्नमेंट में, तो उसके 2 महीने बाद ही यहाँ किसी लोगों ने शिकायत कर दी, उसकी कंप्लेंट कर दी कि भाई ये लोग रजिस्टर करा रहे हैं और ये तो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि आपकी तो शिकायत हो गई है, और शिकायत में फिर हमने कहा इंक्वायरी कर लो। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा योगराज सिंह के बारे में कि इन्होंने सोसाइटी रजिस्टर कराने में हमारी बहुत हेल्प करी है, बहुत सहायता करी है। जो लोगों ने फार्म भरे थे, सबने अपने अपने, जो 55 आदमी थे शुरू के, उन्होंने जो अपने जो फार्म भरे, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड दिए हैं, उन सभी को जो अच्छी चीज करा योगराज जी ने करा है, तो इनको बहुत बहुत साधुवाद है। और कमाल की बात यह है कि जो शिकायत करी गई थी उस पर एड्रेस भी योगराज सिंह का ही था। जिस आदमी ने शिकायत करी उसने एड्रेस भी इनका ही दिया, और जब इंक्वायरी वाले आए तो इनके घर ही आना था, भाई कहाँ आपने शिकायत करी भैया। तो इससे लगता है कि हमारी सोसाइटी कितनी तरक्की कर रही है कि लोग शिकायत कर रहे हैं हमारी। अगर आपके बारे में कोई बात करता है तो समझ लो आप अच्छा काम कर रहे हो। अपने घर में अगर आपको कहता है भाई ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, इसका मतलब आप काम कर रहे हो, खाली नहीं बैठे। जो आदमी खाली बैठेगा उसके बारे में कौन बात करेगा? कोई नहीं करता। तो अगर हम काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें दिक्कत हो रही है। अब किसको दिक्कत हो रही है ये तो वही जाना, या फिर
आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि भाई किसको दिक्कत हुई है। आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है और आपने भी करनी है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। जो आपने देखा भी होगा कि भाई आपके नंबर भी बदल गए हैं और सोसाइटी का नाम भी बदल गया है। तो इसमें आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन फिर भी सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि समाज के सर्वांगीण विकास का करना व समाज के समता मैत्री भाईचारा स्थापित करना। सोसाइटी का कार्य अपने समाज के लोगों को जीवन स्तर उठाने और उनकी आर्थिक सहायता करना है। तो जो सोसाइटी बनी है ये अपने समाज के लोगों के लिए उनका जीवन स्तर उठाने और उनको जो सुविधा नहीं मिल पा रही है, लोन नहीं मिल पा रहा है या कुछ और दूसरी चीजें हैं, वो उनको करने के लिए ये सोसाइटी का स्थापना की गई थी, जो आप लोग देख रहे हैं कि हम काफी कामयाब हुए हैं इसके संबंध में। आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हर साल होते हैं, जैसे सबको पता है कि भाई दिसंबर के महीने में हम सोसाइटी का जो वार्षिक समारोह करते हैं और उसी में सारा हम लेखा जोखा हमारा सब हो जाता है इसके अंदर ही। सबसे पहले आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन है, पता है कि भाई जो सोसाइटी चल रही थी हमारी पुराने वाली, उसको हमने उसी नाम से ही रजिस्टर्ड करा दिया गया है, जो हमारी 15/4/2024 को सोसाइटी दिल्ली गवर्नमेंट से रजिस्टर करा ली गई है और इसीलिए आप लोगों के नंबर बदल गए हैं। अब जो नंबर दिए गए हैं अकाउंट नंबर, वो सबके नई सोसाइटी के हिसाब से दिए गए हैं। कैसे दिए हैं? जिन जिन लोगों ने जिस हिसाब से फार्म भरे हैं उस हिसाब से ही उनको नंबर दिए गए हैं। पुराने नंबर सबके खत्म हो चुके हैं और पुराना सोसाइटी का जो भी रिकॉर्ड था वो भी खत्म हो गया है। उसमें आप किसी का कोई लेना देना नहीं है। सारा का सारा सोसाइटी का हमने नई सोसाइटी में ट्रांसफर कर दिए पैसे सबके। सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो इसमें कोई संस्थापक सदस्य नहीं रहेगा। नई वाली में कोई सदस्य नहीं रहेगा। इसमें एक प्रबंध समिति काम करेगी, प्रबंधक समिति जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट कमेटी, जिसके 3 साल में चुनाव होते हैं। जिसमें ज्यादातर उसमें प्रधान और उप प्रधान के चुनाव होते हैं। बाकी जो कैशियर है या फिर सचिव चुने जाते हैं। तो आगे से कोई भी इसमें संस्थापक सदस्य नहीं है। जो मैनेजमेंट कमेटी है वो काम करेगी। उसमें आप भी आ सकते हो, लेडीज भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है। उसमें 9 सदस्य हैं, 9 में से 2 महिलाएं हैं। महिलाओं के नाम जैसे अभी करा गया तो प्रकाशवती गौतम जी हैं उनका नाम, और प्रेमलता है। सोसाइटी जो रजिस्टर कराई गई है उसका एड्रेस है 139 गली नंबर 2/5 वेस्ट नत्थू कॉलोनी। ब्याज का हिसाब क्या होगा? उसके लिए यह है कि जो सोसाइटी के सदस्य हैं जिन्होंने नई सोसाइटी में फार्म भरे हैं, उनको उसी डेट से नई सोसाइटी में उनको ब्याज मिलेगा और जिस लोग जब तक वो यहाँ रहे हैं तब तक का ब्याज यहाँ मिलेगा। यानी आप लोगों को 2 बार ब्याज मिलेगा। एक बार नई सोसाइटी का, पहले नई का, पुराने का, फिर नई का। तो आधा आधा करके मिलेगा, किसी को कम ज्यादा मिलेगा। इतने सब कुछ होने के बाद भी हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई। जो रजिस्टर कराई इसमें हमारा युवराज सिंह का बहुत साथ रहा। तो इसमें भी हमारे गिरिलाल जी, उनका लड़के ने काफी हेल्प करी है इसमें। और सबसे ज्यादा हेल्प करी है वो 55 आदमी जिन्होंने शुरुआत में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उनके 2-3 बार मेरे घर पे भी आए परेशान होके साइन करने के लिए। 2-3 बार उनके घर पे लेटर भी आया है, वो लेटर को भी वापस करके फिर वापस भेजा गया उनके साइन करा के। तो उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूंगा उनके लिए जरूर ताली बननी चाहिए, उन लोगों के 55 आदमी के लिए। और हम उन 55 आदमी को भी सम्मानित करेंगे आज के कार्यक्रम के अंदर, जिन्होंने इसमें हमें सहायता करी है और आगे हमें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं कि भाई हाँ आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। साथ ही सोसाइटी के जो पुरानी सोसाइटी जो फाउंडर मेंबर है पुराने वाले, अब फाउंडर मेंबर तो खत्म हो लिया, आज लास्ट है फाउंडर मेंबर। इसके बाद कोई फाउंडर मेंबर नहीं होगा, जिसमें मेरा नाम भी है और मक्खन लाल जी का नाम है, तेजपाल सिंह जी का नाम है, अशोक कुमार जी का नाम है और दूसरे सोच कुमार, इन सब ने सहयोग किया ताकि सबने मिलकर हेल्प करी। बहुत सारी मुसीबतें इसमें झेलनी पड़ी है। इसमें पैसा भी हमारा बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन रही लाभ हानि की बात, जो अब ये आपके इनाम वाली बात है, ये केवल हमने लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए 20-20 इनाम रखे हैं। इस बार हम
बाकी सदस्यों को कोई भी गिफ्ट नहीं देने जा रहे, चूँकि सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हमारा खर्च हुआ है। अब बात ऐसी है, चूँकि सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई है, हाँ, इसका हिसाब हम अक्टूबर में करेंगे जब आपको इनाम दिया जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत बनेगा उसमें। चलो, एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड होने पर इसका क्या लाभ हानि है, एक बात मैं थोड़ी सी बता दूं। क्योंकि जो पहले हमने गिफ्ट दिए है वो कम से कम 1100 रुपये के या 600 रुपये के कंबल भी दिए हैं, बहुत सारा सामान हमने ज़्यादातर दिया है। लेकिन अब वो स्थिति हमारे सामने नहीं रही, क्योंकि इसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी। उसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक लाला जी थे, और लाला जी के घर में कोई और सदस्य था नहीं, अकेले थे। शाम को सोते समय उन्होंने जब बूढ़े हो गए तो एक नौकर रख लिया कि भाई शाम को मुझे सोते समय तू एक दूध दे दिया कर 1 किलो। वो 1 किलो दूध पिया करते थे शाम को। अब जो रसोइया था उनका खाना भी बनाता था, दूध देने लगा। उसने सोचा कि लाला जी को पता तो है नहीं, सोते समय उठा के देना पड़ता है दूध, इसलिए 1 गिलास दूध वो पीने लगा, और 1 गिलास दूध की जगह पानी डालने लगा उसमें। अब लाला जी को लगा कि भाई ये तो दूध पहले जैसी क्वालिटी तो इसकी रही नहीं। उन्होंने उसके सुपरविजन के लिए एक और कर्मचारी रख लिया कि भाई इसमें निगाह रखिए, रसोइया कोई गड़बड़ तो नहीं करता। उसने जब रसोइयों को पकड़ा तो रसोइया कहने लगा भाई 1 गिलास तू पीने लग। अब 1 गिलास उस रसोइया को दे दिया। अब दोनों पीने लगे और आधा किलो दूध उसमें पानी डालने लगे। अब लाला जी को लगा कि भाई दूध तो बहुत हल्का हो रहा है, अब ये पहले जैसा दूध तो रहा नहीं। अब उन्होंने तीसरा उसके ऊपर सुपरवाइजर रख दिया। अब सुपरवाइजर जब उनसे मिला तो उसने देखा बच्चा ये घोटाला, तो उसने कहा यार तू भी पी लिया कर। अब वो तीनों 1-1 गिलास पीने लगे। अब 3 पाव पानी डालने लगे उसमें। लाला जी ने सोचा भाई दूध में तो गड़बड़ होती जा रही है, 3 नौकर रख लिए, लेकिन बात वहीं की जो की तो है। अब उन्होंने उसके ऊपर एक इंस्पेक्टर रख लिया। जब इंस्पेक्टर आया तो उसने उनका घोटाला पकड़ लिया। उन्होंने 1 गिलास दूध उसे भी दे दिया। अब कहने लगे लाला जी को क्या पता, लाला जी तो सो जाते हैं, उठाते समय उनको ये मलाई उतार के रख दी और उनके होठों से उठा करके मलाई लगा दी और 4 गिलास दूध पी गए। अब लाला जी सुबह उठे, उन्होंने कहा भाई तुमने दूध तो मुझे दिया नहीं। कि नहीं जी दूध तो दिया है आपको। एक उनमें से शीशा लिया आया कि देखो अभी तक तो मलाई आपके चेहरे से लगी हुई है। तो बात यह है कि चूंकि सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई है, अब इसका ऑडिट भी होगा, ऑडिटर आएंगे, इन सब का खर्चा उसमें से निकलेगा, तो गिफ्ट तो हल्की पड़ जाएगी आगे। वैसे आप लोगों का बहुत ही इसमें सहयोग रहा, चूँकि सहयोग की वजह से ही ये 22 साल तक हमारी पुरानी सोसाइटी चल पाई। अब चूँकि 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया था, हमारे चीफ प्रमोटर जो रणधीर मौर्य जी, इन्होंने सोचा कि भाई 1 करोड़ रुपया अगर इधर उधर हो गया तो बड़ी गड़बड़ होगी, तो क्यों ना इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा लिया जाए। तो उन्होंने इसके लिए बहुत अथक प्रयास किया है, मेहनत की है, और कई बार वहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट हमें आना जाना भी पड़ा है, जब जाकर के ये हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है। तो इसके लिए आप सभी का सहयोग आगे भी बना रहेगा। सोसाइटी की रसीद कटवाने के लिए आप 8 तारीख से 10 तारीख तक अब रणधीर मौर्य जी के घर पर ही आएंगे, वहीं पर रसीद कटा करेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धेय तेजपाल जी का कि उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया आपको। किसी भी चीज़ में लाभ हानि चलती रहती है, लेकिन सोसाइटी नो लॉस नो प्रॉफिट चलती है। यहाँ कोई ना लॉस है ना प्रॉफिट है, कुछ नहीं है। जो आ गया साल के अंत में बांट दिया, खत्म कहानी हुई। साथियों, जैसा कि अब तक आपने सुना, हमारी सोसाइटी मई 2002 में बनी थी और आप सबके सहयोग से सुचारू रूप से चलती रही। परिणाम यह हुआ कि हम समय समय पर सोसाइटी के लाभांश में से आपको गिफ्ट देते रहे और भी सोसाइटी के जो काम थे वो करते रहे। लेकिन कुछ परिस्थितियों को देखते हुए सोसाइटी को हमने जो है रजिस्टर कराने के लिए मीटिंग की, और उस सोसाइटी को रजिस्टर कराने में भाई रणधीर जी का इसमें बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने भागदौड़ की है सभी के सहयोग से, और रणधीर जी के अति सहयोग से ये सोसाइटी इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। और सोसाइटी का नाम वही है, कोई खास नहीं बदला है।
तो सोसाइटी की जो उपलब्धियां हैं वो सब आप लोगों को बता दी गई हैं। आपके लाभ की क्या क्या बातें हैं, लोन किस किस तरह का मिलेगा, कैसे कैसे आपको पेड करना पड़ेगा, और ये जो भी सुविधाएं हैं आपको पहले की तरह भी मिलती रहेंगी। और रही बात खर्चे की, इनाम वगैरह की, तो इसके बारे में हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं तेजपाल जी, उन्होंने बड़ी ही तरीके से समझाया है कि भाई ये तो जब खर्चा बढ़ गया तो जो आपको जो मिलने वाली राशि है या इनाम है वो कम हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं, फिर भी सोसाइटी कोशिश करेगी समय समय पर कि आपको जो है हम जो भी बचेगा, जो भी लाभांश में से बचेगा, आप लोगों को गिफ्ट के रूप में देते रहेंगे। और आप लोगों का हम चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग बरकरार बना रहे। आपके अंदर यदि कोई हमारे प्रति, सोसाइटी के प्रति कोई आशंका है तो उसके जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो रणधीर जी ने बताया, उनसे आप बात करके उसे दूर कर सकते हैं, या किसी भी तरह की गलतफहमियां हैं उसे दूर कर सकते हैं। सोसाइटी आपके लिए है और आप सोसाइटी के लिए हैं, इसलिए सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। रही बात जैसा कि पर्चियाँ कटती हैं, भाई कंप्यूटर का ज़माना है, मैनुअल जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो अब पर्चियाँ जो है सोसाइटी की जो पर्चियाँ हैं वो उसी टाइम से कंप्यूटर से काटी जाएंगी, और बुधवार में न काटने के बजाय वो आपके ही कटेंगी पर्चियाँ, कंप्यूटर से पर्चियाँ तुम्हारी कटेंगी, वो रणधीर जी के घर पे ही कटेंगी। टाइम तो 7 से 9 ही रहेगा ना, टाइम वही है 7 से 9। तो इस समय पर आकर के आप जो है अपने जो धनराशि है देने वाली उसे जमा करें और सोसाइटी को सहयोग करें। रही वाली लोन वाली बात, जैसे कि अभी भाई रणधीर ने बताया कि लोन आपको 1 लाख की बजाय 2 लाख कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें 1-2 महीना लगेगा। मैं समझता हूँ कि शायद जो नया पीरियड शुरू होगा अप्रैल टू मार्च, तो शायद अप्रैल से ये लोन आपको मिलने लगा, ऐसी उम्मीद है। और अब नई साल आने वाली है, नई साल की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सम्यक संबोध तथा गौतम बुद्ध तथा बाबा साहब से कामना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे और तरक्की करता रहे। इन शब्दों के साथ में सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार फिर से सभी को जय भीम। बड़े भाई साहब का आदेश हुआ है कि मैं कुछ कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो कविता के बारे में मैं थोड़ी सी भूमिका बताना चाहता हूं कि यह कविता थोड़ी पारिवारिक है, परिवार से जुड़ी हुई है, परिवार के मूल्यों पर आधारित है। तो बस मेरा यही निवेदन है कि कविता की सराहना या उसका आलोचना जो भी हो उसको सुनने के बाद हो। और यह आजकल के परिवारों से जुड़ी कविता है कि परिवार आजकल अलग होते जा रहे हैं और पेरेंट्स से बच्चे बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स शायद पुरानी विचारधारा के हैं और हमारी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका एक अपना महत्व है, उस महत्व को हमें समझना चाहिए। इस कविता के माध्यम से मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक रखा मैंने घर ना पाओगे। कौन सा घर नहीं पाओगे? कि नाराजगी माँ बाप से यूं ना दिखाइए, नाराजगी माँ बाप से यूं ना दिखाइए, उनकी सरपरस्ती सा कोई दर ना पाओगे। माना कर लोगे तुम किले कामयाबी के खड़े, कि माना कर लोगे तुम किले कामयाबी के खड़े, दुआओं से भरा हुआ मगर घर ना पाओगे। और दवा कोई भी दर्द में आराम ना करेगी, दवा कोई भी दर्द में आराम ना करेगी, माँ बाप का तुम अपने अगर दिल दुखाओगे। और छोड़ दिया अगर अपने माँ बाप को तन्हा, जो आजकल का कल्चर चलता जा रहा है कि अलग हो जाते हैं, फ्लैट सिस्टम थोड़ा सा इसको बढ़ावा भी दे रहा है
कि छोड़ दिया अगर अपने माँ बाप को तन्हा, जिंदगी के भव सागर से भी तर ना पाओगे। और सहारा अगर बने नहीं माँ बाप का तुम तो, ये सहारा अगर बने नहीं माँ बाप का तुम तो, बच्चों का सिर भी गोद में फिर धर ना पाओगे। क्योंकि जो तुम करोगे तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे। ये बातें आप और मेरे ऊपर, सभी के ऊपर लागू हैं। छत छीन ली उनके बुढ़ापे की अगर तुमने, रहने को अपने लिए फिर कोई शहर ना पाओगे। और माँ बाप की बाहों से अगर निकले तुम बाहर, कि माँ बाप की बाहों से अगर निकले तुम बाहर, औलाद को भी बाहों में फिर भर ना पाओगे। और एक अभी हमारी कॉलोनी में कल्चर नहीं है, जो हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं पैसे के मामले में, वहाँ एक कल्चर चल गया है। उसके लिए 2 लाइनें हैं कि वृद्धा आश्रम का रास्ता अगर दिखा दिया उनको, कि जो ज़्यादा पैसे में बड़े हो जाते हैं लोग, वो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। उनके लिए 2 लाइनें कि वृद्धा आश्रम का रास्ता अगर दिखा दिया उनको, तो घर पहुंचने की भी तुम डगर ना पाओगे। और माँ बाप को अगर जीते जी तुम खुश ना रख सके, सुकून से तुम भी कभी फिर मर ना पाओगे। और अंतिम 2 पंक्तियां, इसमें मैंने अपने दादी और दादाजी का नाम शामिल किया है। दादी जी का नाम था श्रीमती गंगा देवी और दादाजी का नाम था श्री अमर सिंह। तो अंतिम 2 पंक्तियां उनको समर्पित। और प्रदीप मेरा नाम है, मुझे पहले बताना चाहिए था, माफ़ी चाहूँगा। और जो मेरा तखल्लुस है वो अलग, प्रदीप कुमार अलग के नाम से मैं लिखता हूँ। तो होना नहीं अलग भी माँ बाप से प्रदीप, गंगा मिलेगी ना तुम्हें आशीर्वाद अमर का पाओगे। गंगा मिलेगी ना तुम्हें आशीर्वाद अमर पाओगे। थैंक यू। करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी को भी नमन करते हुए सभी उपस्थित सदस्य गणों को सादर प्रणाम। जहाँ तक ये पूछा गया है कि भाई जो पैसा उनको मिलेगा इंटरेस्ट का, उस पर उसको कहीं शो करना है नहीं करना, तो जैसा मौर्य साहब ने बताया कि ये पूरा पैसा आपको अपनी इनकम में शो करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से ऊपर हो रही है। और जिस स्लैब में आप इनकम टैक्स देते हैं उसी स्लैब में इस पे भी टैक्स पूरा लगेगा आपका। और जहाँ तक अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी हैं, तो जो कंडक्ट रूल आपका अलाउ करता है जितना अमाउंट, जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक के डबल का जो अमाउंट है उससे ऊपर कोई भी खर्चा वो करते हैं या आमदनी प्राप्त करते हैं, तो उसको उन्हें अपने विभाग को बताना होता है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। अगर आपको मान लीजिए आपकी बेसिक पे 1 लाख रुपया है, तो 2 लाख रुपए तक आपकी आमदनी और खर्चा दोनों आप बिना विभाग को बताए कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर होता है तो उसकी सूचना आपको अपने विभाग को देनी पड़ेगी। धन्यवाद। बंधु, मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि कोई ना कोई सुझाव तो सभी दे रहे हैं, तो मैं भी एक सुझाव दूं। मेरा कार्यकारिणी से अनुरोध है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए, जागरूक करने के लिए उन्हें मोटिवेट कैसे करें। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जैसा कि और दूसरी सोसाइटियों में भी है, हम 10वीं और 12वीं वाले बच्चों को जो पास होते हैं उनका एक पास क्राइटेरिया रखकर, ज़्यादातर ने 75% से ऊपर मार्क्स पाने वाले बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, दूसरे बच्चों को जिससे वो उनसे सीखें, उनके लिए कुछ प्राइज रखे होते हैं। हर सोसाइटी में, मैं कई सोसाइटी का मेंबर हूँ, और मैंने देखा कि अक्सर हर सोसाइटी जो 10वीं और 12वीं के बच्चे 75% से ऊपर मार्क्स लेकर पास होते हैं, उनको वो प्राइज के रूप में कुछ ना कुछ मोटिवेट करती है, उनका साहस बढ़ाती है और उनको आगे और ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। तो मेरा कार्यकारिणी से अनुरोध है कि वो भी अपने यहाँ ऐसा कोई प्राइज का सिस्टम रखे हैं, जिससे कि जो 10वीं और 12वीं वाले बच्चे पास होकर आते हैं उनको वो कोई भी प्राइज
प्राइज की कीमत नहीं होती, प्राइज एक अमूल्य होता है और जो स्टेज पे बच्चे को मिलता है तो उसके लिए बहुत बड़ा वो मोटिवेशन होता है। तो मेरा यही सुझाव है। और सोसाइटी ने अभी मौर्य जी ने बताया है कि 2 लाख रुपए का लोन करने जा रही है जब वहाँ से पास हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है और अच्छी खबर है, क्योंकि हम लोगों को जो ना बाजार से पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता जितनी आसानी से अपनी सोसाइटी से मिल जाता है। मेरा यही सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद और मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे टाइम दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सोसाइटी की तरफ से समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी मतलब एज लिमिट उसमें कोई नहीं है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर किसी को भी डिसेबिलिटी से संबंधित कोई सामान फ्री चाहिए, जैसे कान की मशीन है वो लगभग 10,000 रुपये तक की वो आपको फ्री मिल जाएगी, व्हील चेयर है वो आपको फ्री मिल जाएगी जिसकी एक कॉस्ट 25,000 रुपये तक होती है। उसके लिए सिर्फ आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, 2-3 पेपर जो हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो सोसाइटी के पास आप उनको कंप्लीट कीजिए और आपकी जानकारी में कोई भी है, चाहे वो रिश्तेदार है, कोई भी है, उसको वो चीज़ मिलेगी। कोई गूंगा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, फिजिकली हैंडीकैप है, उसको जिस चीज़ की हेल्प चाहिए वो उसको मिलेगी। इसके साथ साथ पेंशन का भी है कि आपको 3,000 रुपये पर मंथ हर महीने तक की पेंशन की भी मदद कर दी जाएगी। अगर समाज का कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे भाई बहन, छोटा बच्चा कैसा ही भी है, तो उसकी 3,000 रुपये पेंशन पर मंथ हर महीने के लिए बांधने का भी प्रावधान जो है सोसाइटी की तरफ से किया जाएगा। तो यह संदेश सिर्फ इसलिए है कि बहुत सारी धन्यवाद आप सभी का। ये संदेश सिर्फ इसीलिए है कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है, जिनका हम फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ पर कोई भी दिव्यांग नया शब्द चला हुआ है, उससे संबंधित किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए, पैसे से संबंधित हो गई, सामान से संबंधित हो गई, तो आप हमारे भाई साहब रणधीर मौर्य जी को आप कांटेक्ट करना, आपको उस चीज़ की पूरी मदद की जाएगी। और पूरी कोशिश है कि 100% आपको सामान मिलेगा, बस आपको अपने पेपर पूरे करने हैं। धन्यवाद सर। जयावती गौतम। मैं बाबा साहब के बारे में एक कविता सुनाना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित कविता। एक मसीहा ऐसा आया, आकर अलख जगाई थी, युगों युगों से सोई अपनी सोती कौम जगाई थी। जुल्मों और अत्याचारों से जीना बड़ा दुश्वार था, पीठ पर झाड़ू गले हड्डियाँ, हर जगह तिरस्कार था। जीवन भरा था तिरस्कारों से, ठोर कहीं ना पाई थी, पानी तक ना नसीब था, ना मंदिर हमने देखे थे। अछूत कहकर धिक्कारा जाता, ना कहीं पर अपने लेखे थे। वेद शास्त्र भागवत गीता सुनने की भी मनाही थी। ऊंच नीच और भेदभाव का हर तरफ बोलबाला था। साम्राज्य था अहंकारों का, हर साम्राज्य काला था। देखा जाता था घृणा से, ना नजर कभी मिलाई थी। युगों युगों से बंधे हुए थे ऊंच नीच की जंजीरों में। एक मसीहा ऐसा आया जिसने अपनी सोती कौम जगाई थी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आवाज आ रही है मेरी सबको? जैसा कि मेरे से पहले कई लोगों ने कहा, हमारा उद्देश्य इस सोसाइटी का ये भी है कि हम एक दूसरे से इंस्ट्रक्शन करें, एक दूसरे को जानें और उससे कुछ सहायता लेने की भी कोशिश करें। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि हम एक डायरेक्टरी बनवाएं। एक डायरेक्टरी बने, उसमें अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर तो होगा ही, एक ये जरूर हो कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, हम समाज के लिए क्या सहायता कर सकते हैं, ये ज़रा नोट किया जाए। जैसा कि हमारे से पहले योगराज जी ने हैं, हमारे इनकम टैक्स में हैं, एक दूसरे राजेंद्र जी ने भी कहा, वो भी काफ़ी सहायता कर सकते हैं। अगर कोई भी स्पेशलाइज है, चाहे वो डॉक्टरी में है, साहित्य में है, या कोई ट्यूशन पढ़ा सकता है, जो भी अपना योगदान इस समाज को दे सकता है, वो उसमें नोट कर दे। एक उसी डायरेक्टरी में एक कॉलम बने, उसी में कर दे। चाहे तो ये सुझाव सभी हमारे अपने सदस्यों से लिया भी जा सकता है
कि वो अपने समाज को क्या देना चाहते हैं या क्या दे सकते हैं किसी भी रूप में। तो मेरा यही सुझाव है। और अगर 2 मिनट हो तो मैं, जैसे ही मातृशक्ति बैठी हुई है, एक छोटी सी कविता 2 मिनट की सुनाना चाहता हूँ। कि हम सोचते हैं बेटी जब बहुत बड़ी होती है तो उसकी शादी कर दी जाए, बस इतना ही काफ़ी है, उसी के बारे में है। तो कविता बड़ी छोटी सी है, वो ध्यान से सुने कि अभी तो बेटी बड़ी हुई है, सजने और संवरने दो, पंख लगा कर उड़ने दो, पंख लगा कर उड़ने दो। अभी तो बेटी बड़ी युवा हुई है, सजने और संवरने दो, पंख लगा कर उड़ने दो, पंख लगा कर उड़ने दो। इनकी किलकारी से मेरा तन मन ऐसा मुग्ध हुआ, इनकी किलकारी से मेरा तन मन ऐसा मुग्ध हुआ। ऐसी बोली है कानों में जैसे मिस्री शब्द हुआ, ऐसी बोली है कानों में जैसे मिस्री शब्द हुआ। इन नन्ही परियों को हंसने और मचलने दो, पंख लगा कर उड़ने दो, पंख लगा कर उड़ने दो। प्यारी कलियों से सुंदर है, प्यारी कलियों से सुंदर है, जैसे कोई स्वप्न परी। मन को ऐसा सगुन मिला है, जैसे मिला हो कृष्ण हरि। इनकी अल्लड़ अज्ञान मूर्ति मन मंदिर में सजने दो, पंख लगा कर उड़ने दो, पंख लगा कर उड़ने दो। अपने सपनों को क्यों मैंने इनका सपना मान लिया, अपने सपनों को क्यों मैंने अपना सपना मान लिया। इनके सपनों को अब मैंने अपना सपना जान लिया। इन सपनों को सत्य बनाकर प्रगति पढ़ पर बढ़ने दो, पंख लगा कर उड़ने दो, पंख लगा कर उड़ने दो। और आखिरी है, मेरा नाम है तेरे नाम से, मेरा नाम है तेरे नाम से, मेरी पहचान तुझी से है। मेरा नाम है तेरे नाम से, मेरी पहचान तुझी से है। जीवन धन्य हुआ है मेरा, हर खुशी बस तुझी में है। इनकी मेहनत अपनी दुआ से जीवन और संवरने दो, पंख लगा कर उड़ने दो, पंख लगा कर उड़ने दो। धन्यवाद। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर,
ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां चलती नहीं, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। थाम लेंगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हर आदमी अपने को बहुत 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 अच्छा बताता है, अच्छा अच्छा सोचता है और अच्छा ही करने की कोशिश करता है। लेकिन ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है। भगवान बुद्ध अपने प्रिय पुत्र राहुल को अंधक वन में लेकर शिक्षा देने के लिए जाते हैं। उनकी शिक्षा है, राहुल थेर को बताया गया कि राहुल सब कार्य अच्छे करते हैं, सब अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा कार्य क्या होता है, यानी कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, अच्छा कार्य क्या होता है, बुरा कार्य क्या होता है, कल्याण कार्य क्या होता है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। उन्होंने बताया, राहुल, जब एक व्यक्ति किसी के प्रति कोई भी कार्य करता है तो ये जानना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो कार्य कर रहा है वो कार्य उस करने वाले के प्रति अच्छा है, जिसके प्रति किया जा रहा है वो भी अच्छा है, और जो समाज के लोग हैं 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 वो लोग भी उस कार्य को अच्छा कहें तो अच्छा है, अन्यथा बुरा ही बुरा है। तो हर आदमी, लेडी है या जेंट्स है, बच्चे हैं, अपने कार्य को सोच समझ कर करें और ये सोचे जो कार्य कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ या अपने हाथ से कार्य कर रहा हूँ या अपनी काया से कर रहा हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है, जिसके प्रति किया जा रहा है वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा कह रहा है, और समाज के व्यक्ति जो हैं वो भी अच्छा कहें तो वो अच्छा कार्य है, अन्यथा बुरा ही बुरा है। और अगर बुरा कहा तो बुरा ही होगा। वो कुछ भी ले लीजिएगा, एक छोटा बच्चा सुबह मान लिया, जवान हुआ, बीड़ी पीना शुरू कर दिया, वो अपने आप तो कहता है मैं बीड़ी पी रहा हूँ, बहुत अच्छा है। मम्मी पापा कहते हैं कि 2 थप्पड़ लगेंगे, ये काम बुरा है,
तो बुरा ही है। समाज के व्यक्ति भी उसको कहेंगे कि ये कार्य बुरा ही है। एक व्यक्ति झूठ बोलता है, लेडीज में बहुत ज़्यादा होता है, माफ कीजिएगा, कि हाँ देखो वो ये कह रही थी, वो ये कह रही थी, यानी कि यहाँ की बात यहाँ, यहाँ की बात यहाँ, यहाँ की बात अधिकतर होती है। तो उसको सोचें कि मैंने तो कह दिया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जिसके प्रति कहा गया वो भी अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और अगर कोई दूसरी व्यक्ति या दूसरी लेडी सुनेगी उसको भी अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। इस बात को सोचना समझना चाहिए। यानी कि बहुत शिक्षाप्रद और जीवन को सफल बनाने वाली ये छोटी सी 1 मिनट की कहानी है। इसको सोचिएगा। जो बुधवार में आते हैं यहाँ भी यही सिखाया जाता है हमें बुधवार में। और कोई देवता कोई नहीं सिखाता, देवता के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। देवता नहीं कहता कि मेरे सामने हाथ जोड़ लो, वो ये नहीं कहता कि मैं तेरे बच्चे की नौकरी लगा दूंगा, वो ये नहीं कहता कि हाँ मैं तुझे साड़ी खरीद कर ला दूंगा अगले दिन, या तेरी लॉटरी निकल जाएगी। लेकिन जो अच्छी शिक्षा लेता, अच्छी राह पर चलता, अच्छे कार्य करता, उसके लिए हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। सोसाइटी बहुत अच्छी तरह से रन कर रही है। आपकी सोसाइटी बहुत सक्षम हाथों में है, फायदा पहुंचा रही है। आपके जो छोटे मोटे कार्य हैं, छोटे मोटे कार्य क्या, घर में सफेदी करानी है, स्कूटर खरीदना है, अपनी बेटी की शादी करानी है, या कोई और किसी तरह का लोन चाहिए, कार्य करना फर्जी से हो जाता है। दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बैंक में जाएं, बैंक में लोन लेने के लिए जाएं आप, तो वहाँ बहुत पैसा खर्च होता है, फाइल बनानी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं देखिए वहाँ पर। और यहाँ पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा, और जो आपका पैसा है वो सुरक्षित हाथों में भी होगा। मैं सुझाव की बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है मतलब मेरी, तो मैं तो ये कहूँगा कि अधिकतर जो व्यक्ति हैं, मैं तो पता नहीं, खैर मेंबर कुछ पता नहीं मुझे तो, खैर उनके लिए ये भी होता है, कई जगह है कि उनके लिए 50% यानी 50 पैसे अधिक ब्याज मिलता है दूसरों के खाते से। जो 60 साल के हो गए हैं उन्हें अधिक ब्याज मिलता है। नेक्स्ट नंबर, ये रेजिस्टर्ड सोसाइटी की बातें बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट नंबर ये होता है कि हाँ लिख कर दे दिया कि इतने समय में इतना पैसा जमा करोगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये कई एक सोसाइटीज के अपने नियम हैं। उनके नियम ये हैं कि किसी की बहन की लड़की की शादी होती है कि यहाँ पे 1100 रुपये या 2100 रुपये या 5000 रुपये या मतलब इतने पैसे हम देंगे, ये भी होता है। अभी यहाँ मतलब सागर जी ने बताया था कि किसी की बच्चे के या बच्ची के नंबर इतने आ जाते हैं तो हम सोसाइटी से इतने पैसे भी प्रोवाइड करेंगे, देखिए हम उनको एक सहायता के रूप में देंगे। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जैसी गेट टुगेदर यहाँ हो रही है, ऐसी गेट टुगेदर इतनी ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा सोसाइटी बहुत अच्छी तरह से रन करे और अगले साल बहुत बड़े स्टेडियम में या कहीं और दूसरे बड़े जगह गेट टुगेदर हो और अच्छी हो। नेक्स्ट वन, यहाँ कार्यक्रम में ये लिखा होना चाहिए, बच्चों के प्रोग्राम होने चाहिए कि जो बच्चा कविता सुनाएगा बाबा साहब के लिए, भगवान बुद्ध के लिए या सोसाइटी के लिए लिख कर देगा, कुछ 2 शब्द लिख कर देगा, उनको भी हम इनाम देंगे। अब बार बार मोदी जी कह रहे थे कि हाँ लेडीज में से आए, लेडीज में से आए। अगर लेडीज के लिए ये कह दिया जाए जो भी मतियानी या अपना कविता अपना भाषण कोई सुनाएगा उसको भी हम पुरस्कृत करेंगे, तो लेडीज भी आगे आएंगे। देखिए आप, एक लेडीज ने सुनाया था, उससे 1 नहीं 10 आएंगे देखिए अगले साल निकल कर। हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा है, मोरेजे का अनुभव रहा है कि फरवरी में परिवार मिलन मेला लगता है, बहुत परिवार, वहाँ पर लेडीज नहीं आती थी, इन्होंने वहाँ लेडीज को पर्स दे दिए तो वहाँ लाइन लग गई लेडीज की। देखिए आप, इतनी लेडीज आई कि आज तक ना आई होंगे देखिए आप। तो मेरे कहने में ये कि बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं, बहुत सारी मतलब
कार्य हो सकते हैं, बहुत सारे उनको मदद करने की, बहुत सारे उनको प्रोत्साहन करने की, मतलब किसी तरह की मदद हो सकते हैं। साधु साधु। बुद्ध को नमन करते हुए शब्द बंधुओं, हमारी सोसाइटी जो चल रही है ये काफ़ी प्रयास से बहुत अच्छी चल रही है। इसी कड़ी में मैं जिस बुद्ध विहार में आप बैठे हैं, इस बुद्ध विहार को, इस सोसाइटी से काफ़ी आशा रहती हैं। तो मैं सोसाइटी के सभी मेंबरों से ये निवेदन करता हूँ कि हमारी बुद्ध विहार को अधिक से अधिक दान दें। और जितने भी हमारे सब भाई बहन आए हुए हैं, मैं जब पर्ची कटवाने आए तो अलग से बुद्ध विहार के नाम का कुछ थोड़ा सा जो हमारा कैशियर वहाँ बैठा हुआ लगा उसको दान भी दे करके जाएं। आकर जब अगली बार आओगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो हमारे सोसाइटी जो अभी नया चुनाव हुआ है उसमें जो हमारे प्रधान और कैशियर सेक्रेटरी ने इसको बदलाव दिखाएंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जा करके फट दें 10-20 रुपये चढ़ा देते हैं, लेकिन हमारा यहाँ मंदिर है, आपने इतने बैठे हैं यहाँ, किसी ने भी आकर के बुद्ध विहार की भगवान बुद्ध को तो कर रहे हैं, लेकिन किसी ने आकर के उसमें 10 रुपये दान पात्र में भी नहीं डाले हैं। भाई आप ये जो हॉल बना है ये सब आप लोगों के सहयोग से बना है और आप सब लोगों का सबको हम सहयोग करते हैं। जय भीम नमो। 3 सोसाइटियाँ हैं, जैसा सब आपको ज़्यादा पता है, मैं उसका नाम नहीं जाना चाहता। और उन सोसाइटियों में सभी बुद्ध विहार को दान देते हैं। और उनकी जब मैं कल बैठा था तो देख रहा था मैं किसने क्या दान दिया। तो क्योंकि अभी बुद्ध विहार की कार्यकारिणी ने डिसाइड किया कि यहाँ नीचे पत्थर लगा जाए और उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अब तक दान दिया है इस बुद्ध विहार को 2,55,000 रुपये दे चुके हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब जब अपनी पढ़ाई करते थे तो उन्हें विदेशों में जाना पड़ा। और विदेशों में जब वो जाते थे तो वहाँ पर वो तो पढ़ाई करते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी बहुत सारे आर्थिक उनसे परेशानियों से जूझती थी। और जिस तरह से आजकल के समय में तो सबके पास फ़ोन है, 1 मिनट में खबर ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पत्र भी लिखना होता था तो सालों महीनों लग जाते थे, उनको उसका जवाब भी नहीं मिलता था। तो उस समय उनके मन में भी बहुत सारे इस तरह के विचार उठते होंगे जो मैं गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहेब से मिलना बड़ा जरूरी, बाबा साहेब से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती कलम आपकी, जो मैं होती कलम आपकी, साथ आपके जाती। जो मैं होती कलम आपकी, साथ आपके जाती। और रह न सकी मैं कलम आपकी, ये मेरी मजबूरी। बाबा साहेब से मिलना बड़ा जरूरी, बाबा साहेब से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती हवा बस होगा, संग आपके जाती। जो मैं होती हवा बस होगा, संग आपके जाती। बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी। बाबा साहेब से मिलना बड़ा जरूरी, बाबा साहेब से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती लो। जो मैं होती बेला चमेली, चरणों
न सकी मैं मेरा चमेली, ले न सकी मेरी मजबूरी, बाबा साहेब से मिलना बड़ा जरूरी, हमको साहेब से मिलना बड़ा जरूरी। धन्यवाद। स्कूल था, स्कूल विद्यालय, एक विद्यालय था और विद्यालय में कक्षा चल रही थी, क्लास लग रही थी। तो मास्टर जी क्लास ले रहे थे, बच्चे भी बैठे थे बहुत सारे। तो मास्टर जी ने पूछा, बच्चों मुझे कुछ सवाल पूछना है। कि हाँ गुरुजी पूछो। मेरी बात को 2 मिनट जरूर ध्यान से आप सुने। तो कि हाँ गुरुजी आप पूछो, सवाल पूछो, हम जवाब देंगे। तो मास्टर जी ने पूछा, बच्चों एक बात बताओ कि वो कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं छू नहीं सकते, देख सकते हैं छू नहीं सकते। एक ने कहा गुरुजी मैं बताऊं। हाँ बता। गुरुजी सूरज है, सूरज देखो सूरज है, हम उसे देखते रोज हैं पर छू नहीं पाते। कहा शाबाश शाबाश, बैठ जा। एक ने कहा गुरुजी मैं बताऊं। हाँ भाई तू भी बता। गुरुजी देखो चांद है, चांद हम उसे रोज देखते हैं पर छू नहीं पाते। एक और बच्चा बैठा था क्लास के बाहर जूतियों में फटा हुआ टाट का टुकड़ा लेकर। गुरुजी मैं बताऊं। तू भी बताएगा? हाँ तू भी बता। और उस बच्चे की पीड़ा देखना वो क्या जवाब देता है, और उस जवाब में उस बच्चे की कितनी पीड़ा छुपी हुई है, कितनी व्यथा छुपी हुई है, वो अकथनीय है। तो उस बच्चे ने कहा गुरुजी मैं बताऊं। हाँ तू भी बताएगा? बता। गुरुजी देखो जो पानी का घड़ा रखा है ना सामने, पानी का घड़ा, वो ऐसी चीज है कि जिसे मैं देख पा रहा हूं पर छू नहीं पाता। वो बालक कोई और नहीं, आपका जो विश्व विभूति और आपका संविधान बनाने वाला, युगों युगों की बेड़ियां काटने वाला बना, उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं बाबा साहब जो अपनी सारांश में कहे गए, मेरे बच्चों जो मैं छोड़ जा रहा हूं ना, जो मैंने किया है अभी तक, वो मैंने बड़ी मुश्किलों से किया है। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, बहन बेटियों के ऊपर खास तौर से जिम्मेदारी है कि मेरे कारवां को आप पीछे नहीं ले जाना, और यदि आप आगे न ले जा सको तो किसी भी हालत में इसको यहीं पर रोक के रखना। एक कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं बाबा साहब की बात आप तक पहुंचाता हूं। पहुंचाओ जी। बाबा साहब क्या कह रहे हैं, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। भीमराव कह गए हमसे भूल मत जाना, भीमराव कह गए हमसे भूल मत जाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। और बाबा साहब अपनी कथा कैसे कहते हैं, शीश उठा के जीना स्वाभिमान खोना ना, शीश उठा के जीना स्वाभिमान खोना ना, जगा के चला हूँ तुमको गफलत में सोना ना, जगा के चला हूँ तुमको गफलत में सोना ना, डगर अब कठिन है आगे
जगना और जगाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। झेली तबाही मैंने बाबा साहब की कम से कम 50 जीवनी पढ़ी हैं, लिखी हुई, और लेखकों की लिखी हुई जीवनी बाबा साहब के बारे में पढ़ी हैं, और उनसे पढ़कर मुझे ये आभास हुआ है कि बाबा साहब के जीवन में बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो यार, बाबा साहब के जीवन में शायद ही कभी ऐसे खुशी के क्षण आए होंगे जब बाबा साहब खिलखिला के हंसे होंगे। हाँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मैं मौज में हूँ। अंतिम सांस तक हमारे लिए, आपके लिए लिखते रहे हो, अंतिम सांस तक। 5 दिसंबर की रात्रि को सोए तो वो लिखते लिखते सोए। किसके लिए? अरे मेरे बच्चों के काम आएगी, मेरे बच्चों के काम आएगी। भगवान बुद्ध उनका धर्म लिखते लिखते सोए ना। उन्होंने कौन सी रॉयल्टी खाई है, उन्होंने कौन से पैसे कमा लिए बाबा साहब ने? 50,000 किताब आपके लिए छोड़ गए और अपना घर दे गए। अरे मेरे बच्चों पढ़ तो इसको, काम में लो। कैसी तबाही? झेली तबाही मैंने जीवन में भारी, लेकिन जरा भी मैंने हिम्मत न हारी, लेकिन जरा भी मैंने हिम्मत न हारी। कदमों को अपने तुम ना पीछे हटाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। ये बाबा साहब के वचन बता रहा हूं आपको। बड़ी मुश्किलों से इसको यहां तक मैं लाया, बड़ी मुश्किलों से इसको यहां तक मैं लाया। बदले में मैंने तुमसे कुछ भी न चाहा, बदले में मैंने तुमसे कुछ भी न चाहा। मेरी जो कहानी है ये सबको बताना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। पग पग पे कांटे पाए, पग पग पे कांटे पाए बीन दिए मैंने। क्या कहते हैं बाबा साहब? फूल तुम्हारे कदमों घेर दिए मैंने, फूल तुम्हारे कदमों घेर दिए मैंने। दुश्मन बना था मेरा सारा जमाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। और क्या कहते हैं बाबा साहब? पढ़ना और पढ़ाना मैंने मंत्र बताए, पढ़ना और पढ़ाना मैंने मंत्र बताए। मिलकर के रहना चाहे कोई बहकाए, मिलकर के रहना चाहे कोई बहकाए। हक की लड़ाई खातिर तुम डट जाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। और शॉर्ट करता हूं मैं इसको। आज समय है मेरी, आज समय है मेरी, बात ध्यान धरियो। मैंने जो देखे सपने उन्हें पूरे करियो, मैंने जो देखे सपने उन्हें पूरे करियो। काम एक ओपी गौतम, काम एक ओपी गौतम, मिशन को बढ़ाना, मेरे कारवां। धन्यवाद आप सभी के लिए। बहुत सारी बहनों ने अच्छा गीत गाया, मैं उनके लिए नमन करता हूँ। बहुत हौसला दिखाया उन्होंने।
एक बहन ने, बेटी ने बहुत अच्छा गीत गाया। और एक देखो बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई की पीड़ा दिखाई, कैसे कैसे मन में उसके आ रही है, अरे मैं क्या बन जाऊं, मैं हवा बन जाऊं, मैं फूल बन जाऊं, बाबा साहब के कदमों में पहुंच जाऊं। अपने मन की व्यथा जो गीतों के माध्यम से बनाई है, उन्होंने गाया है। एक बार बहनों के लिए, बेटियों के लिए तालियां बजाएं। धन्यवाद। भीमराव अम्बेडकर जी को सादर नमन करते हुए तथा यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगणों को का स्वागत करते हुए अपनी बात में इस बात से शुरू करूँगा कि एक रहीम जी का दोहा है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, तासे नीचे नैन। तो रणधीर मौर्य सर आए थे मेरे पास के कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कुछ सहायता करनी है। तो इस मामले में मैं यही कहूँगा कि देने वाले तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम समाज की कुछ सेवा कर सकें और अपनी सोसाइटी के कुछ काम आ सकें। हम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं। बाकी सभी के स्वास्थ्य की और समृद्धि की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद।